बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फेडरल बोर्ड जमात दहम की उर्दू की किताब नेशनल बुक फाउंडेशन की नज़म नंबर 7 लारी, इसके मशकी सवालात, मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा करवाऊँगी। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, शायर को घर आने के लिए कोई सवारी ना मिली तो इसने क्या किया? जवाब, शायर को घर आने के लिए कोई सवारी ना मिली तो इसने सोचा क्यों ना आज लारी बस पर सफ़र किया जाए। बे, लारी का कंडक्टर किस किस्म का आदमी था? जवाब, लारी का कंडक्टर खुद से बेजार तो था ही, लेकिन मुसाफिरों से भी लड़ने झगड़ने को तैयार था। जीम, कंडक्टर को किस बात का डर था? जवाब, कंडक्टर को डर था कहीं रास्ते में लारी का धुर्रा टूट ना जाए। दाल, कंडक्टर गाड़ी को चलाने में तज़ब्ज़ुब का शिकार क्यों था? जवाब, कंडक्टर गाड़ी को चलाने में तज़ब्ज़ुब का शिकार था क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी, कहीं गाड़ी किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। हे, शायर ने इस नज़्म के ज़रिए क्या पैगाम दिया है? जवाब, शायर ने तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए लारी बस में सफ़र करने वाले लोगों की मुश्किलात और परेशानियों का ज़िक्र किया है। हमारे यहाँ ख़राब हालत गाड़ियाँ हादसों का शिकार होती हैं और कीमती जानों का ज़ियां होता है। वाओ, लारी सीधी कहाँ जाती थी और क्यों? जवाब, लारी सीधी अदम आबाद यानी कब्रिस्तान जाती थी ताकि मखलूक को खालिक से यानी लोगों को अल्लाह से मिला दे। मरकज़ी ख़याल, शायर दिलावर फ़गार ने हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली खस्ता हाल ट्रैफिक, लारियों, बसों और इन पर सफ़र करने वाली आवाम की मुश्किलात का ज़िक्र तंज़ो मिज़ाह के पैराए में किया है। लोग गुर्बत के हाथों ऐसी लारियों में सफ़र करने पर मजबूर हैं जो हादसात का शिकार होकर जानों के ज़ियां का बाइस बनती हैं। सवाल नंबर 3, 5वें शेर में शायर ने लारी की इठलाती हुई चाल का मंजर किन अल्फाज में बयान किया है? जवाब, शायर ने लारी की इठलाती हुई चाल शायर ने कहा है कि लारी की इठलाती हुई चाल ऐसे थी जैसे नई नवेली दुल्हन मैके से ससुराल चली हो। सवाल नंबर 4, इस मिसरे का क्या मतलब है? लारी को गवारा ही न थी मिन्नते महमीज। लफ्ज़ महमेज का मतलब होता है तहरीक देना, और घोड़े पर सवार जो लोहे की उस हिस्से में पाँव डाला जाता है उसे भी महमेज कहते हैं। लफ्ज़ी मतलब है तहरीक देना। जवाब, लारी को अपनी रफ्तार तेज़ या सुस्त करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत ना थी और वो अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल अशार की आसान नसर की सूरत में तशरीह करें। बाकायदा तशरीह मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है। इस मश्क के हवाले से मैंने आसान अल्फाज में तशरीह की है। घर आने को जब मिल न सकी कोई सवारी, सोचा कि चलो चल के पकड़ लें कोई लारी। अपने से भी नाराज़, पैसेंजर से भी बरहम, आमादा पैकार था कंडक्टर आज़म। घर जाने के लिए जब कोई गाड़ी ना मिल सकी तो सोचा किसी लारी पर ही सफ़र कर लेते हैं। शेर नंबर 2, गाड़ी के बड़े कंडक्टर खुद से भी खफा और मुसाफिरों से भी नाराज़ मालूम होते थे और हर किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार मालूम होते थे। सवाल नंबर 6 है, तारीफ़ है तंज़ो मिज़ाह की। तंज से मुराद ताना, तमस्खर या रम्ज़ के साथ बात करने के हैं, जबकि मिज़ाह खुश तबई, मजाक या ज़राफ़त मुराद लिया जाता है। अमूमी तौर पर तंज़ो मिज़ाह की तरकीब को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मिज़ाह के लफ्ज़ी मानी हंसी मजाक, जबकि तंज के मानी ताना या छेड़ के हैं।
دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ اس کے بعد ہے تعریف مثنوی کی۔ یہ نظم لاری مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ مثنوی کا ہر شعر الگ قافیہ اور ردیف رکھتا ہے۔ ہر شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی واقعہ یا داستان بیان کی جاتی ہے۔ اس نظم کے اشعار میں قافیوں کے جوڑے لکھیں۔ نمبر 1، سواری لاری، برہم اعظم، چلائے جائے، سواری لاری، یہ دوبارہ آیا ہے۔ نمبر 5، چال سسرال۔ نمبر 6، مہمیز تیز۔ نمبر 8، امکان نگہبان۔ 9، جاتی ملاتی۔ سوال نمبر 8 نظم کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ: شاعر دلاور فگار بس یا لاری کی حالت زار اور مسافروں کی مشکلات کو طنزیہ و مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھر آنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو میں نے لاری میں سفر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا کنڈکٹر تو خود اپنے آپ سے خفا ہونے کے ساتھ ہر ایک سے ناراض اور لڑنے کو تیار تھا۔ دوسری طرف لاری کی حالت ایسی تھی کہ چلاتے ہوئے ڈر تھا کہیں دھرا ٹوٹ ہی نہ جائے۔ آخر جب بس میں سواریوں کو ٹھونس لیا گیا تو زوردار آواز سے چلنا شروع ہوئی۔ اب چال کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے دلہن میکے سے سسرال کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ لاری اپنی رفتار کم یا تیز کرنے میں مرضی کی مالک تھی۔ اس کی خراب حالت کے باعث اسے اللہ کی حفاظت میں دے دیا گیا تھا۔ یہ لاری سیدھی قبرستان جاتی تھی تاکہ لوگ اللہ سے جا ملیں۔ یہ تھا نظم کا خلاصہ۔ سوال نمبر 9 ہے جو کہ آخری سوال ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف، مشترک وصف کی بنیاد پر ہر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب ہے تشبیہ۔ نمبر 2، تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے کن 2 ارکان کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، عام طور پر مرثیے کے کتنے ارکان یا اجزاء پر اتفاق کیا گیا ہے؟ مرثیے کے 8 اجزاء یا ارکان ہوتے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں کی موت پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز اشعار کی حامل صنف کو کیا کہتے ہیں؟ اس صنف کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھے نظم لاری کے سوال جواب، مرکزی خیال اور خلاصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ شکریہ۔